प्रिय विद्यार्थियों, आज व्याख्यान नंबर 7 की श्रृंखला में हम सूर्य तथा उसके परिवार से संबंधित ग्रह तथा अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि विदित है कि हमारा जो सौरमंडल है, सूर्य उसका एक परिवार का मुखिया है और इस मुखिया का जो निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था और इसे हम रेड जॉइंट के नाम से भी कहा जाता है और ये बाद में कालांतर में लगभग 4 अरब वर्ष बाद येलो ड्वार्फ के रूप में बदल जाएगा। ये हमारे सोलर सिस्टम का केंद्रीय भाग है और ये एक हॉट प्लाज्मा है जिसके अंदर में आंतरिक भाग से ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है और उसी के कारण से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ये हमारी पृथ्वी पर प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है और इस ऊर्जा के कारण से ही हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। इसका जो लगभग जो व्यास है वो 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और आकार की दृष्टि से इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकते हैं। हमारे संपूर्ण सौरमंडल का इसका जो मास है या जिसे हम आयतन कह लीजिए वो 99.86% आता है। बाकी के रिमेनिंग में सभी सौरमंडल के जो ग्रह, उपग्रह, अवान्तर ग्रह आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। सूर्य का जो 3.4% 3/4 जो मास है वो हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। रेस्ट जो 1/4 है उसमें हीलियम, कुछ ऑक्सीजन, कुछ निकल, इस प्रकार के पदार्थ आते हैं। उसमें भी हीलियम का सर्वाधिक प्रतिशत है। ये लगभग जैसा कि विदित है आपको कि 4.6 वर्ष पुराना है और ये जो पृथ्वी पर जो हमारे पास में मॉलिक्यूलर यानी कि केंद्रीयकृत जो बादल थे, वो बादलों का जो पदार्थ है वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण या गिरने के कारण से इनका संघननीकरण हुआ। संघननीकरण के कारण से इसका केंद्रीय भाग सूर्य के रूप में बदला और इसका जो फैला हुआ जो विस्तृत भाग था कालांतर में ठंडे होने की प्रक्रिया के बाद विभिन्न प्रकार के ग्रह तथा उपग्रह के रूप में निर्मित हुए। ये जो सन है वो लगभग आपका जो इसका सतह का जो तापमान है वो तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अंतर्गत में इस टेम्परेचर के अंदर में जो हमारी पृथ्वी पर इसका 2 अरबवां भाग ही पहुँच पाता है, जिसको लगभग 8.16.6 सेकंड में पहुँचता है। तो इस प्रकार से सूर्य का जो ऊर्जा का असीम भंडार है उससे मात्र 2 अरबवां भाग ही हमारी पृथ्वी तक पहुँच पाता है और उसके आधार पर ही पूरा संपूर्ण जीवन सम्मिलित रहता है। इसके बाद में सूर्य जो हमारे मिल्की वे के केंद्र में 25 करोड़ वर्ष में एक परिक्रमा करता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सूर्य जो है वो एक विशाल तारा है जो हमारे सौर मंडल को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से एकत्रित किए हुए है, सभी इसकी ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य की सतह के ऊपर विभिन्न प्रकार के कलंक है जिन्हें हम सोलर स्पॉट्स कहते हैं। ये निरंतर 11 वर्ष में एक चक्र पूरा होता है और सोलर इसकी न्यूनतम धब्बों को सोलर मिनिमम कहते हैं और अधिकतम धब्बों को सोलर मैक्सिमम कहते हैं। जैसा कि वर्ष 2020 के अंदर में अभी इसी माह में सूर्य का एक चक्र का अधिकतम धब्बों के रूप में सोलर मैक्सिमम के रूप में आ रहा है। यह धब्बे सूर्य की सतह पर ऐसे जटिल चुंबकीय क्षेत्र है जिनका तापमान 4000 डिग्री से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के से रहता है, जिसके कारण से ये कम काले दिखाई देते हैं। सूर्य धब्बे का केंद्रीय भाग अम्ब्रा कहलाता है, प्रच्छाया कहलाता है और उसका जो हल्का दूसरा भाग जो है वो उपछाया या पेरुम्ब्रा कहलाता है। इन धब्बों के कारण से हमारे यहाँ पर पृथ्वी के जो बाह्य मंडल है उसके अंदर विभिन्न प्रकार का चुंबकीय विक्षेप उत्पन्न होता है। इस प्रकार से सूर्य के हमने अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के ग्रह उपग्रह की सहायता से हमने इसको जानने की कोशिश की है, परंतु अभी तक हमें विशेष सहायता नहीं मिली है। अमेरिका के नासा ने
सूर्य के अध्ययन के लिए एक कैप्सूल जेनेसिस नाम का भेजा था। उसने सूर्य के कणों को पास में पहुंचकर एकत्रित भी किया था, परंतु पृथ्वी पर लौटते समय जेनेसिस का पैराशूट नहीं खुला और उसमें एकत्रित जो सामग्री थी सूर्य के कणों की समेत वह नष्ट हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का प्रमुख मुखिया होने के साथ साथ हमारे ब्रह्मांड में भी प्रमुख तारे के रूप में स्थान रखता है। इसके जो ग्रह हैं, जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुके हैं कि सूर्य तथा उसके परिवार को के अंतर्गत में 8 ग्रह, एक ड्वार्फ प्लैनेट और सूर्य के चारों ओर निश्चित अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। इसकी औसत गति 22.7 किलोमीटर प्रति सेकंड से रहती है। ग्रहों की गति और परिभ्रमण के संदर्भ में केवल केपलर का नियम प्रसिद्ध है। इसमें सूर्य के जो सबसे अधिक पास है उसका कक्षा में घूर्णन अवधि तीव्रतम तथा अक्ष पर परिक्रमा सबसे छोटी होती है। जैसे बुध ग्रह है, वो 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की सबसे तेज घूर्णन दर से 88 दिनों में ही से कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, जबकि दूरस्थ बौना ग्रह जो हैं उनमें अरुण और वरुण आते हैं, उनको अत्यधिक 248 वर्ष के आसपास का समय लगता है। सूर्य के पास जैसे कि पता है कि सबसे पहला जो ग्रह बुध है और सबसे दूर जो ग्रह वरुण है। दूरी के अनुसार ग्रहों बौना ग्रहों का क्रम इस प्रकार से है। सबसे पहला जैसा पता है कि बुध है, उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आती है, फिर शनि आता है, अरुण आता है और वरुण आता है और अंत में बौना ग्रह यम आता है। इसके बाद में क्यूपर बेल्ट आती है और क्यूपर बेल्ट के बाद सूर्य की जो अंतिम जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र है उसमें ओट क्लाउड आते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है और सबसे छोटा जो ग्रह है वो हमारा इसमें बुध है। आयतन आकार की दृष्टि से इन्हें इस प्रकार से बताया जा सकता है कि सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि आता है, फिर वरुण आता है, फिर अरुण आता है, फिर पृथ्वी आती है, शुक्र आती है, फिर मंगल आता है, फिर यम आता है, फिर बुध अंत में आता है। जैसा कि इस चित्र के द्वारा आपको देखने को मिलता है, इनके आकारों की दृष्टि से और दूरी के हिसाब से इनकी संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसी प्रकार से आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह का जो क्रम भी इस डायग्राम के द्वारा आपको दिखाया गया है। तो सबसे पहले जो पार्थिव ग्रह आते हैं, उस पार्थिव ग्रह के अंतर्गत हम देखेंगे तो पार्थिव ग्रह के अंतर्गत में यानी कि पृथ्वी के समान ये ग्रह हैं। इन्हें आंतरिक व्रत ग्रह भी कहते हैं, यानी इनर सर्कल प्लैनेट्स भी कहते हैं। ये अपेक्षाकृत छोटे ग्रह हैं। पार्थिव ग्रह की श्रेणी में जैसा कि आपको पता है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। ये ग्रह चट्टानों से निर्मित है। इनका घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक है और ये भारी हैं। इन सभी ग्रहों पर ज्वालामुखी क्रियाएं तथा मोरदार पर्वत पाए जाते हैं। इनकी संरचना व परिक्रमा दर भिन्न भिन्न है। सबसे बड़े पार्थिव ग्रह पृथ्वी का व्यास जोवियन ग्रहों की तुलना में सबसे छोटे वरुण के व्यास का केवल 1/4 है। अर्थात पृथ्वी समेत पार्थिव ग्रहों का जो आकार है अपेक्षाकृत जोवियन ग्रह की तुलना में बहुत कम है। जल से पार्थिव ग्रहों का औसत घनत्व 5 गुना अधिक है, जबकि जोवियन ग्रहों का औसत घनत्व केवल 1.5 है। यानी कि घनत्व की दृष्टि से जो पार्थिव ग्रह वो अधिक घनत्व रखते हैं। जो गैस या हीलियम या आपके द्रव पदार्थ से निर्मित है जोवियन ग्रह, उनका घनत्व अपेक्षाकृत कम है। इस प्रकार शनि नामक ग्रह का जो घनत्व है वो 0.7 ही है और इसलिए बड़े आकार के महासागर डालने पर ये विशाल ग्रह भी तैरने लगेगा, क्योंकि पानी में डूब नहीं पाएगा, क्योंकि पानी के घनत्व से ये कम है, इसलिए ये डूब नहीं पाएगा और तैरता रहेगा। दूसरे ग्रहों की श्रेणी जोवियन ग्रह आते हैं, जिन्हें बाह्यवत ग्रह भी कहा जाता है या इनको जाइंट्स भी कहा जाता है। जैसा कि विदित है, इसमें क्या है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है।
इसमें यम को इसलिए सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि ये अत्यधिक दूरी पर और आकार में छोटा, और वैज्ञानिकों के अनुसार ये किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा, अन्य किसी अंतरिक्ष पिंड के परिक्रमा कर रहा है, क्योंकि ये वरुण की कक्षा को काट रहा है। इस कारण से इसे वैज्ञानिकों ने 2006 में इससे ग्रह का दर्जा छीनकर बौना ग्रह में डाल दिया है, और इसलिए इसकी ये तीसरी कैटेगरी का निर्माण हुआ। जोवियन ग्रह का निर्माण जैसा कि विदित है कि हल्के तत्वों से हुआ, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम तथा ऑक्सीजन सम्मिलित है। ये सभी आकार के भीषण रूप हैं, परंतु घनत्व में हल्के हैं। जोवियन ग्रह के ऊपर कोई मोटा वायुमंडल नहीं है। पार्थिव ग्रह पर हल्का वायुमंडल पाया जाता है। अर्थात संक्षेप में कह सकते हैं कि जो सूर्य के जो समीप जो ग्रह हैं वो अधिक घनत्व के वायुमंडल युक्त, उनमें विभिन्न प्रकार की ठोस रचना पाई जा रही है, और वो चट्टानों से निर्मित है, और इन ग्रहों के विशेषता अलग है। परंतु जो बाह्य ग्रह हैं या जिसे जोवियन ग्रह कहते हैं, वो हल्के पदार्थों से निर्मित है और उनका ये रूप पाया जाता है। अब इसके अंतर्गत में जो नेक्स्ट आ जाता है जो बौना ग्रह के अंतर्गत, जैसे कि आपको विदित है कि बौना ग्रह के अंतर्गत में एक नया कैटेगराइजेशन किया गया, जिसके अंतर्गत में यम यानी प्लूटो, एरेस, सेरेस, हाइमिया, मैकमेक, जेना और चारोन आदि ग्रहों को प्लूटाइड ग्रह के रूप में डाला या बौना ग्रह के अंतर्गत डाला था। इसके बाद में अगर इसी सौर मंडल के परिवार के संदर्भ में अगर हम देखें तो जो सौर मंडल के परिवार में हम देखेंगे तो धूमकेतु भी इसी की श्रेणी में आते हैं। धूमकेतु के अंतर्गत अगर हम ये देखें तो धूमकेतु जो है वो पुच्छल तारे कहलाते हैं, और सौर मंडल के विभिन्न अंग, इनकी रचना गैसीय पदार्थों से होती है, और केपलर की मान्यता के अनुसार जो ये धूमकेतु हैं वो अंतरिक्ष से बाहर में प्रवेश करते हुए सौर परिवार से गुजर कर हमेशा के लिए लुप्त हो जाते हैं। इसलिए हैली नामक विद्वान ने इसे स्वीकारते हुए प्रतिपादित किया कि धूमकेतु निश्चित अवधि पर आते तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी कि हैली ने जो केपलर ने जो मान्यता दी थी उसके विपरीत जाकर ये परिकल्पना स्थापित की। ये जमी हुई गैसें जल, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है, और कई धूमकेतुओं का पथ प्लूटो से बाहर चला जाता है और सूर्य के पास आने पर ही दिखाई देता है। सूर्य के पास पहुंचने पर सौर ऊर्जा के कारण इसमें जमी हुई ठंडी गैसें, जिसमें उनका सिर जो कौमा कहलाता है, चमकने लगता है। धीरे धीरे कुछ पूंछ हजारों किलोमीटर लंबी हो जाती है, सूर्य के से विपरीत दिशा में रहती है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है, इसी श्रेणी में सौर परिवार के सदस्य के रूप में विभिन्न प्रकार की उल्काएं आती हैं। रात्रि में जैसा कि हमने कई बार देखा है कि खुले आकाश में कई खगोलीय पिंड एकदम तेज़ी से एक चमकदार रोशनी बनाते हुए विलुप्त हो जाते हैं। इन्हें शूटिंग स्टार्स या फॉलिंग स्टार्स भी कहते हैं। ये वास्तव में तारे, ग्रहणों के वरन छोटे छोटे ठोस आकाशीय पिंड होते हैं जो सौर मंडल में बिना क्रम के फैले हुए हैं, और पृथ्वी के वायुमंडल की में प्रवेश करने के कारण इनमें घर्षण उत्पन्न होता है और जलकर ये नष्ट हो जाते हैं और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कुछ उल्कापिंड पृथ्वी के सतह से भी टकरा पाते हैं, जिसका हमारे को कई बार वर्णन देखने को मिलता है। इसी प्रकार से सौर मंडल के अंदर क्यूपर बेल्ट आती है, यानी कि जो वरुण की कक्षा के पश्चात विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे पिंड हैं, या जिसे हम बौना ग्रह कहते हैं, इस क्यूपर बेल्ट में ही परिक्रमा करते हैं। यह सौर मंडल के इतिहास के आरंभिक दशक हजारों की संख्या में अपेक्षाकृत छोटे छोटे खगोलीय पिंड यहाँ पर मौजूद है। इस क्यूपर बेल्ट के बाद सूर्य की आकर्षण शक्ति या चुंबकीय क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत ही एक ओट क्लाउड नामक आपके कहना चाहिए कि तथ्य का पता लगा है। यह भी एक बर्फ़ के गेंद नुमा प्रकार की आकृति के पिंड हैं जो बहुत ठंडे हैं,
परंतु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, दीर्घ परिक्रमा इस रूप में करते हैं। ये अत्यधिक गोलाब बादल नुमा होते हैं जो सूर्य से लगभग 5 ट्रिलियन किलोमीटर से लेकर एक प्रकाश वर्ष यानी 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा सूर्य तथा उसका सौर मंडल हमारी पूरी पृथ्वी के संदर्भों में एक विशिष्ट संरचना है और केवल पृथ्वी पर जीवन का लक्षण पाया जाता है। परंतु मानव ने इस पृथ्वी के अस्तित्व पर अपनी हरकतों से संकट उत्पन्न कर दिया है और मनुष्य लगातार निरंतर एक नई पृथ्वी की खोज में लगा हुआ है जिससे कि वह अपना आगामी जीवन वहाँ पे जारी रख सके। क्यों कि सूर्य के लगभग 5 अरब वर्ष बाद सूर्य एक भीमकाय तारे के रूप में विकसित हो जाएगा और अपने समीपवर्ती पिंडों को खाने की प्रक्रिया आरंभ करेगा। उसमें सबसे पहले बुध और उसके बाद में शुक्र को ये खाएगा और हमारी पृथ्वी पर सारा वायुमंडल उस समय समाप्त हो जाएगा और उसके वायुमंडल समाप्त होते यहाँ पर सारे जीवन के लक्षण खत्म हो जाएंगे और हमारे पृथ्वी को भी सूर्य खा जाएगा। परंतु उससे पूरे मनुष्य को हमारे को एक नई दूसरी पृथ्वी की खोज करनी होगी अगर मानव सभ्यता को अपना अस्तित्व बनाए रखना है।